नई बुक का चैप्टर नंबर 6 और पुरानी बुक का चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज वन शॉट करेंगे, इसका मतलब एक बार क्विक रिवीजन करेंगे पूरे चैप्टर की। तो जब हम लोगों ने चैप्टर को स्टार्ट करा था तो सबसे पहले पढ़ी थी डेफिनेशन, मतलब समझा था कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है। ठीक है, बताओ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है बेटा, एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए, एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमारी बॉडी को एक स्पेसिफिक शेप पोजीशन में बना के रखना कंट्रोल कहलाता है। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर टास्क किसी एक ऑर्गन के द्वारा नहीं हो सकता, अलग अलग ऑर्गन मिलकर क्या करते हैं, हेल्प करते हैं एक दूसरे की उस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए, इसी को कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। ठीक है, कंट्रोल का मतलब कि अपनी पोजीशन में बने रहना बॉडी को, ताकि एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करा जा सके, इसको कंट्रोल बोलते हैं। उस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए सिर्फ वो एक ऑर्गन नहीं काम करता, अलग अलग ऑर्गन मिलकर उस काम को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इस पूरी की पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। कोऑर्डिनेट करते हैं सारे के सारे एक दूसरे के साथ। जैसे कि हम लोगों ने एग्जांपल लिया था एप्पल का, है ना, पहले आंख से देखा एप्पल को, फिर पैर से चल के गए, फिर हाथ से उठाया, फिर मुंह में खाया। तो आंखों ने, पैरों ने, हाथों ने और मुंह ने, इन सब ने मिलकर क्या करा, एक काम को परफॉर्म करा, ईटिंग एन एप्पल। तो जब अलग अलग ऑर्गन मिलकर एक काम को परफॉर्म करते हैं तो इसको कोऑर्डिनेशन बोलते हैं, कोऑर्डिनेट करना बोलते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर में अलग अलग सिस्टम है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेशन में मदद करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेशन में मदद करता है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को करने के लिए एक स्पेशल टाइप का सिस्टम है जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन आवर बॉडी। नर्वस सिस्टम को पढ़ने से पहले हम लोगों ने 2-3 डेफिनेशंस पढ़ी थी। सबसे पहले क्या थी, स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है, एनी चेंज इन अवर सराउंडिंग, एनी चेंज इन अवर सराउंडिंग। तो हमारे आसपास में या हमारी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी जब चेंज होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टिमुलस बोलते हैं, मतलब उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, स्टिमुलस। ठीक है, जैसी स्टिमुलस होता है हमारे सराउंडिंग में या हमारी बॉडी के अंदर में, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स करते हैं। हम लोग उसके अगेंस्ट में क्या करते हैं, रिस्पॉन्स। जैसे मान लो कि आपने किसी गर्म ऑब्जेक्ट को छुआ, तो आपके सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। जब आपके सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो आपने हाथ को क्या करा, पीछे हटाया। दिस इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। समझ में आया? कोई ऐसे स्पेशल मतलब फूड की बात चल रही है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है, जैसी उसकी बात स्टार्ट हुई आपके मुंह में क्या आ गया, पानी आ गया। ठीक है, समझ में आया? तो ये भी एक रिस्पॉन्स है। ठीक है भाई, नेक्स्ट रिसेप्टर। तो हम लोगों को कैसे पता चलता है कि कोई हमारे आसपास में चेंज हुआ है, दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रिसेप्टर। ठीक है, रिसेप्टर इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं सराउंडिंग से। रिसेप्टर गैदर्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सराउंडिंग कि किस तरीके का चेंज हुआ है, और जैसा चेंज होता है ऐसा इफेक्ट होता है। तो इफेक्टर क्या करते हैं, इफेक्टर का इफेक्ट होता है, मतलब जो भी चेंज हुआ है उसका इफेक्ट किसके ऊपर होता है, इफेक्टर होता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा था फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, कि नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या होता है। नर्वस सिस्टम का ये हमें इन्फॉर्म रखता है आउटसाइड वर्ल्ड के लिए, मतलब कि कैसा है हमारा बाहर का एनवायरनमेंट, गर्मी हो रही है, सर्दी हो रही है, मौसम बढ़िया है, बारिश हो रही है, मतलब कैसा है। ठीक है, तो हमारे आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में हम लोगों को प्रॉपर नॉलेज देता है, हमें उससे अवेयर रखता है कि कैसा कैसा है हमारा एटमोसफेयर। हमारी जितनी भी वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं उन सबको भी कंट्रोल करने का काम कौन करता है, हमारा नर्वस सिस्टम करता है। वॉलेंट्री एक्शन आर दोज एक्शन व्हिच कैन बी कंट्रोल्ड बाय अवर विल, मतलब ऐसे एक्शन जो हमारी विल के अनुसार होता है, हमारी इच्छा के अनुसार होता है, वॉलेंट्री एक्शन होता है। और ऐसे जिन्हें हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं कर सकते, जैसे ब्लड फ्लो कर रहा है तो किसी नस को बोल दूं भाई तू मत कर, आज तेरे अंदर से ब्लड फ्लो नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये इनवॉलेंट्री एक्शन होता है। ठीक है, समझ में आया? हार्ट को बोल दो भाई तू सुबह से लेकर शाम तक धड़कता रहता है, रुक जा थोड़ी देर आराम कर ले 10 मिनट मैं भी निकल लूंगा ठीक है, समझ में आया? तो ऐसे एक्शन जिसको हम लोग अपने कंट्रोल में नहीं रख सकते, मतलब अपने इच्छा के अनुसार कंट्रोल नहीं कर सकते, उन्हें इनवॉलेंट्री एक्शन कहते हैं। दीज एक्शंस आर आल्सो कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम। समझ में आया? ठीक है, फिर हम लोगों ने बताया था, मतलब डिस्कस करा था कि जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूरॉन या फिर नर्व सेल बोलते हैं। नर्व सेल और न्यूरॉन इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो न्यूरॉन में डेंड्राइट्स होते हैं, है ना, डेंड्राइट्स के अंदर क्या रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, ये इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं जो भी सराउंडिंग में चेंज आए, जो भी स्टिमुलस आए उसको इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं और सेल बॉडी तक लेके जाते हैं।
सेल बॉडी में ये सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया जाता है और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में एक्सोन से होते हुए कहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं, वो नर्व एंड। नर्व एंडिंग में क्या होती है, इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, फिर इस नर्व एंडिंग में दूसरी नर्व जुड़ी होती है, पूरी प्रॉपर्ली अटैच नहीं होती, उसके बीच में क्या होता है, गैप होता है। तो ये गैप नर्व एंडिंग और डेंड्राइट के बीच में जो गैप है, मतलब दूसरी सेल बॉडी के बीच में जो गैप है, उसको साइनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, साइनेप्स। साइनेप्स के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल वापस से किसमें कन्वर्ट होते हैं, केमिकल सिग्नल में, जो कि रिसीव करे जाते हैं डेंड्राइट्स के द्वारा। फिर से वही सीरीज चलती है, इस तरीके से इंफॉर्मेशन जाती रहती है। ठीक है, जो नर्व्स होते हैं वो दो तरह की होती है, सेंसरी और मोटर। सेंसरी नर्व इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके लेके जाती है और मोटर नर्व इंफॉर्मेशन को लेके आती है इफेक्टर ऑर्गन तक। सेंसरी नर्व इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके लेके जाती है ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक, और जो मोटर नर्व होती है वो इंफॉर्मेशन को लेके आती है इफेक्टर ऑर्गन तक। आया समझ में, आया सौरभ? आप ये तो पूछे थे, इफेक्टर और सेंसरी। ठीक है, साइनस पढ़ लिया हम लोगों ने। देखो इस तरीके से गैप होता है, ये दूसरी नर्व सेल है और ये पहले वाले की नर्व एंडिंग है, इन दोनों के बीच का जो गैप होता है इसे साइनस बोलते हैं। ठीक है, फिर हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में, है ना। रिफ्लेक्स एक्शन देखो, इनवॉलेंटरी एक्शन इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलाई कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। मतलब हमारे आसपास में कोई भी चेंज हुआ और उस चेंज के लिए इनवॉलेंटरी एक्शन हुआ, मतलब उस चेंज का जो रिस्पॉन्स है इनवॉलेंटरी है। इनवॉलेंटरी मतलब हम लोग नहीं चाहते थे फिर भी हुआ, हम लोग नहीं चाहते थे वो फिर भी हुआ। तो इस इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स को क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स टुवर्ड एनी स्टिमुलस या चेंज इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, समझ में आया? और ये जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है बेटा, ये कंट्रोल होता है किसके द्वारा, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। दिस रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। बोलो पूछना है किसी को यहाँ तक, स्पाइनल कॉर्ड तक समझ में आ गया? रिफ्लेक्स एक्शन इनवॉलेंटरी एक्शन होता है, इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स होता है टुवर्ड एनी स्टिमुलस। ठीक है, और ये कंट्रोल होता है किसके द्वारा, स्पाइनल कॉर्ड का। स्पाइनल कॉर्ड इज प्रेजेंट इन अवर बैकबोन, हमारी बैकबोन के अंदर स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है। क्योंकि ये जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है बेटा, ये क्विक टाइम में होना पड़ता है। ठीक है, ये इसको होने के लिए क्विक टाइम चाहिए होता है। तो फिर जब तक ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन जाएगी तब तक गड़बड़ हो जाएगी, तो उस गड़बड़ से बचाने के लिए क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। ठीक है, सेंसिटिव और मोटर नर्व। देखो देखो रिफ्लेक्स आर्क वो पाथवे होता है जहां से नर्व इंपल्स पास होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन की प्रोसेस के दौरान जब नर्व इंपल्स जहां जहां से पास होता है, उस पूरे पाथवे को क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टिमुलस जनरेट होगा, स्टिमुलस रिसेप्टर सेल हमारे सेंस ऑर्गन क्या करेंगे, उसको सेंस करेंगे, जाएगी एफरेंट नर्व फाइबर, एफरेंट आर्टेरियोल या फिर सेंसरी नर्व। कहाँ पे, सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व लेके जाएंगे उसको स्पाइनल कॉर्ड के पास। कहाँ पे लेके जाएंगे, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड इन्फॉर्मेशन भेजेगा, स्पाइनल कॉर्ड इन्फॉर्मेशन किसको भेजेगा, मोटर नर्व को भेजेगा। मैंने बताया था आपको, मोटर नर्व और दोज नर्व विच कैरी इन्फॉर्मेशन टुवर्ड द इफेक्टर ऑर्गन। ठीक है, और वो इफेक्टर ऑर्गन तक लेके जाएगा और जो भी होगा मसल या ग्लैंड तक, उसका क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्स। समझ में आया, समझ में आया? तो जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, all these reflex actions are controlled by our spinal cord and the pathway during the process of reflex action nerve impulse passes। nerve impulse जिस पाथवे से पास करते हैं उस पाथवे को क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, रिफ्लेक्स आर्क। समझ में आया? ठीक है, तो रिफ्लेक्स आर्क में क्या हुआ, स्टिमुलस जनरेट हुआ, स्टिमुलस जनरेट हुआ तो रिसेप्टर ऑर्गन ने उसको क्या करा, सेंस करा, सेंसरी नर्व्स के पास भेज दिया, सेंसरी नर्व ने इन्फॉर्मेशन को लेके गए कहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड ने मोटर नर्व को बोला हाँ भाई ये काम कर दो, तो वो काम हो गया, वो ऑर्गन रिसेप्टर ऑर्गन या मसल के पास जाके हो गया, रिस्पॉन्स हो गया। समझ में आया? ठीक है, अच्छा कुछ बहुत अच्छे एग्जांपल लेके हैं रिफ्लेक्स एक्शन के। ठीक है, रिफ्लेक्स, अच्छा पहले एक बार इसका एग्जांपल देखो रिफ्लेक्स आर का। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन यू टच अ हॉट ऑब्जेक्ट यू विड्रॉ योर हैंड फ्रॉम इट इमीडिएटली। होता है जब भी, जैसे ही हम लोग क्या करते हैं एक हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो हम लोग अपने हैंड को क्या करते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, देखो ये बना हुआ है प्रॉपर, है ना। देखो जैसे ही हमने हॉट ऑब्जेक्ट को टच करा तो हमारे सेंसरी रिसेप्टर ने ये देखा, हमारे सेंसरी ऑर्गन ने ये देखा कि भाई टेम्परेचर में चेंज आया, टेम्परेचर चेंज है, इन्फॉर्मेशन गई सेंसरी न्यूरॉन के पास, सेंसरी न्यूरॉन ने कहाँ पे भेजा, स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड ने क्या करा, जो मोटर न्यूरॉन थी उसको बोला इफेक्टर मसल को कि हटा ले हाथ, तो वो क्या हो गया, हाथ हट गया। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? ठीक है, और कुछ एग्जांपल देखो, देखो शिवरिंग व्हेन इट इज टू कोल्ड और शिवरिंग स्वेटिंग व्हेन इट इज टू हॉट।
जब देखो, जब बहुत ज्यादा ठंड होती है ना, तो हम अपने आप कांपने लगता है हमारे से। अब हमारे शरीर कांपने से क्या फायदा, बताओ, क्यों कांपता है? जब हमारा शरीर कांपता है तो फ्रिक्शन होता है। क्या होता है? फ्रिक्शन। और जब फ्रिक्शन होता है तो हीट जनरेट होती है। जब फ्रिक्शन होता है तो क्या जनरेट होती है? हीट। तो हीट को जनरेट करने के लिए क्या करते हैं, हमारे शरीर शिवरिंग होती है, हम ना चाहे तब भी होगी। चाहे तुम चाहोगी ना, मैं तो ना कांपूं, लेकिन फिर भी तुम फिर भी तुम कांपोगे। वो तो तुम्हारे ब्रेन है ना, वो तुम्हारे ब्रेन को लग रहा है कि भाई हम कांप रहे तो और ठंड लग रही है, लेकिन लेकिन एक्चुअल में तो बॉडी को गर्म करा जा रहा है ना उस वजह से। ऐसे स्वेट के टाइम में होता है, जब हम लोगों को पसीना आता है, ठीक है, तो पसीना क्यों आता है? ताकि बॉडी टेम्परेचर को कूल डाउन करा सके। क्यों? जैसे ही पसीना सरफेस के ऊपर आएगा, वेपराइज होगा वो, एंड वी ऑल नो दैट इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। सब लोग जानते हैं ना इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। तो इसलिए स्वेटिंग होती है, ठीक है। डायलेशन ऑफ द पीपल ऑफ द आई टू लुक इनटू द डार्क एंड वाइस वर्सा। देखो, जब हम लोग डार्क में जाते हैं तो हमारे प्यूपिल का साइज, प्यूपिल पता है ना क्या होता है? हाँ, हाँ, क्या होता है? हाँ, मतलब प्यूपिल वो खिड़की होती है जहाँ से लाइट एंटर करती है हमारी आईज के अंदर, ठीक है। प्यूपिल वो खिड़की होती है जहाँ से लाइट एंटर करती है हमारी आंख के अंदर। तो जब हम लोग छत पे जाते हैं, जब धूप बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो हमारी प्यूपिल का साइज जो होता है छोटा हो जाता है। लाइट की इंटेंसिटी बढ़ने से प्यूपिल का साइज क्या होता है? छोटा हो जाता है। तो ये साइज छोटा या बड़ा हम अपने अकॉर्डिंग नहीं कर सकते। ये लाइट की इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो पीपल का साइज छोटा हो जाएगा, लाइट की इंटेंसिटी कम होगी तो पीपल का साइज बढ़ जाएगा, ठीक है। तो पीपल का साइज कम या ज्यादा होना, ठीक है, इज ऑल्सो अ रिफ्लेक्शन। ये भी क्या है? रिफ्लेक्शन। समझ में आ रहा है? ठीक। नेक्स्ट, व्हेन यू स्मेल योर फेवरेट डिश योर माउथ वाटर। तो जब भी जब भी आप अपने फेवरेट डिश को स्मेल करते हो तो आपके मुंह में क्या आ जाता है? पानी। कुछ लोग तो सोचने भी लगे होंगे अपनी फेवरेट डिश के बारे में। सोच रहे हो? देखो, नर्वस सिस्टम बेटा दो टाइप, मतलब दो पार्ट में डिवाइडेड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, मैंने बताया था उसमें नर्व सेल्स आती हैं, और ये दो टाइप की होती हैं, क्रेनियल और स्पाइनल। क्रेनियल अराइजेस फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल अराइजेस फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज ऑफ टू काइंड, ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ लिया हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने पढ़ा था ब्रेन के बारे में। ह्यूमन ब्रेन कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, ठीक है। ह्यूमन ब्रेन के बेटा, मतलब ह्यूमन ब्रेन को तीन पार्ट में डिवाइड करा गया। ह्यूमन ब्रेन को कितने पार्ट में डिवाइड करा गया है? तीन पार्ट में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। जो फोर ब्रेन का एक पार्ट है सेरिब्रम, दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, मतलब जो ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है वो फोर ब्रेन ही होता है, और सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट भी होता है, ठीक है। सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट भी होता है क्योंकि इसको बहुत सारे कॉम्प्लेक्स काम करने पड़ते हैं। जितनी भी चीजें हमें याद रखनी है वो सब फोर ब्रेन को रखनी है, ठीक है। मतलब जितना भी सब मेमोरी होता है, जितने भी वॉलेंट्री एक्शन करने हैं वो सब उसको करना है, ठीक है। किसी से नफरत करनी है, किसी से प्रेम करना है, किसी से लगाव रखना है, ठीक है। ये सारे के सारे जो काम है ये कौन करता है? फोर ब्रेन करता है। फिर अगर हम लोग बात करें मिड ब्रेन की, तो जो मिड ब्रेन होता है वो पीपल के साइज को कंट्रोल करता है। ये क्या करता है? पीपल के साइज को कंट्रोल करता है, पीपल के साइज को। फिर अगर हम लोग बात करें हिंड ब्रेन की, तो हिंड ब्रेन को भी फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड है, सेरिबेलम, मेडुला और पोन्स। जो सेरिबेलम होता है बॉडी के पोस्चर को बनाए रखने में मदद करता है, ठीक है। जब आप लोग सही सलामत बैठे हो ना, तो क्यों बैठ पा रहे हो? बिकॉज ऑफ सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है आपके बॉडी पोस्चर को मेंटेन करने में क्या करता है? हेल्प करता है। जो मेडुला होता है, मेडुला इनवॉलेंट्री एक्शन जैसे वॉमिटिंग वगैरह हो गई, इन सब में क्या करता है? इन्वॉल्व होता है। और जो पोन्स होता है वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन को कनेक्ट भी करता है, ऑल्सो इट कंट्रोल रेट ऑफ रेस्पिरेशन। रेट ऑफ रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने में कौन होता है? पोन्स हेल्प करता है। यहाँ आप लोगों का ये कोऑर्डिनेशन इन एनिमल खत्म हुआ। फिर हम लोगों ने पढ़ना था कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, ठीक है, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। तो मैंने आप लोगों को बताया था जिस तरीके से ह्यूमन के अंदर में एक नर्वस सिस्टम है पूरा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता प्लांट के अंदर। प्लांट के अंदर मूवमेंट देखने को मिलती है। प्लांट के अंदर क्या देखने को मिलता है? मूवमेंट। मूवमेंट होती है दो टाइप की, एक नेस्टिक मूवमेंट होती है और एक ट्रॉपिक मूवमेंट होती है, ठीक है। एक नेस्टिक मूवमेंट होती है और एक क्या होती है? ट्रॉपिक। मेन हमको ट्रॉपिक मूवमेंट पढ़नी है। ट्रॉपिक मूवमेंट आर दोज मूवमेंट विच आर टुवर्ड द स्टिमुलस, ठीक है, जो स्टिमुलस की तरफ होती है। तो ट्रॉपिक मूवमेंट में हम लोगों ने अलग अलग टाइप की मूवमेंट पढ़ी थी, जैसे कि आपका हो गया फोटोट्रॉपिज्म। फोटो का मतलब क्या होता है? सनलाइट। देखो, द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट टूवर्ड और अवे फ्रॉम लाइट इज टर्म्ड एज फोटोट्रॉपिज्म, मतलब कि लाइट की तरफ मूव करना है अवे उससे, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फोटोट्रॉपिज्म।
फोटोट्रॉपिक का था लाइट की तरफ मूव करना, है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फोटोट्रॉपिक। फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, ट्रॉपिक का मतलब मूवमेंट, ठीक है, समझ में आया ना, ठीक। देखो जियोट्रॉपिक का मतलब, जियो का मतलब अर्थ होता है, मूवमेंट टुवर्ड्स अर्थ। नेक्स्ट थिग्मोट्रॉपिज्म नहीं पढ़ना आपको, टच के अगेंस्ट में होता है वो, ठीक है, फिजिकल टच जो होता है। हाइड्रोट्रॉपिज्म जो होता है मूवमेंट टुवर्ड वाटर। नेक्स्ट कीमोट्रॉपिज्म स्पेसिफिक केमिकल, इसका मैंने बताया था ना आप लोगों को, पॉलन ग्रेन वाला, है ना, कि किस तरीके से जो पॉलन ग्रेन होता है वो जब स्टिग्मा के ऊपर जाता है तो उसमें जब ये पता चल जाता है कि भाई अपनी वैरायटी का है तो फिर वो नरिशमेंट देते हैं उसको, और फिर उसमें से एक ट्यूब निकलती है, उस ट्यूब का जो रास्ता होता है वो स्पेसिफिक केमियो रिसेप्टर की वजह से वहां तक वो जा पाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़े थे प्लांट्स के अंदर हार्मोन। तो हार्मोन क्या होते हैं, ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि बॉडी के अंदर सिंथेसाइज करे जाते हैं ताकि एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करा जाए, ठीक है, कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस। तो प्लांट के अंदर एक हार्मोन होता है ऑक्सिन। ऑक्सिन शूट की टिप के ऊपर पाया जाता है। ऑक्सिन इज फाउंड ऑन द टिप ऑफ शूट। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेंथनिंग ऑफ द सेल। सेल की लेंथ को बढ़ाने में क्या करता है, ये मदद करता है, ठीक है, मतलब प्लांट की अपवर्ड ग्रोथ करने में क्या करता है, ये हेल्प करता है, कौन, ऑक्सिन। ठीक है। नेक्स्ट है आपका जिब्रेलिन। जिब्रेलिन जो होता है बेटा वो तने की मोटाई बढ़ाने में मदद करता है ना। नेक्स्ट साइटोकाइनिन। साइटो का मतलब क्या होता है, सेल, और काइनिन का मतलब डिवीजन। काइनिन का मतलब डिवीजन होता है, सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन में मदद करता है। अब सेल डिवीजन कहाँ देखने को मिलेगी, फ्रूट्स में मिलेगी और सीड्स में मिलेगी। तो साइटोकाइनिन इज मेनली फाउंड इन फ्रूट्स एंड सीड्स। तो साइटोकाइनिन जो होता है वो मेनली कहाँ पाया जाता है, फ्रूट्स में पाया जाता है और सीड्स में पाया जाता है। फिर उसके बाद आया आपका एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जो होता है, एब्सिसिक एसिड जो होता है वो हेल्प करता है, जो एब्सिसिक एसिड होता है वो ग्रोथ को इनहिबिट करता है। एब्सिसिक एसिड इनहिबिट्स द ग्रोथ। एब्सिसिक एसिड इनहिबिट द ग्रोथ, ग्रोथ को इनहिबिट करता है, मतलब कि स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है उसको, ठीक है, कि अगर मान लो कि कोई सेल है वो कंटिन्यूअसली ग्रो करती जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी प्लांट, मतलब टूट जाएगा, वो इतना वजन नहीं झेल पाएगा ना, तो इसलिए उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करना जरूरी होता है। ऑल्सो सम लीव्स व्हिच आर नॉट यूजफुल टू प्लांट हैव टू बी फॉल डाउन, ठीक है, उनको गिरना पड़ेगा, तो वो विल्टिंग किसकी वजह से होती है, दैट इज आल्सो ड्यू टू एब्सिसिक एसिड, वो भी एब्सिसिक एसिड की वजह से होती है। समझ में आया, ठीक है, एक बार इतना रिवाइज करो फिर पढ़ा। तुम्हारी तो बात ही अलग है बेटा, तुम तो एक नंबर का कवाड़ी हो। चलो भाई पढ़ लिया, ठीक है। तो यहाँ तक प्लांट हार्मोन समझ में आ गए सब लोगों को, सबको। इथाइलिन बेटा, इथाइलिन जो होता है वो राइपनिंग ऑफ फ्रूट में हेल्प करता है, मतलब फ्रूट की जो राइपनिंग होती है दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ इथाइलिन। अब हार्मोन्स इन एनिमल पढ़ेंगे हम लोग। तो एनिमल्स के अंदर भी हार्मोन होंगे भाई, उनका भी एक स्पेसिफिक काम होता है। अच्छा, जो एनिमल्स के अंदर हार्मोन्स होते हैं वो स्पेशल टाइप के ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, तो मतलब कि हर एक ग्लैंड अलग अलग टाइप के हार्मोन को सिक्रेट करती है। अब ग्लैंड के बारे में, ठीक, एनीथिंग, एनी ऑर्गन इन अवर बॉडी विच सिक्रेट सम सब्सटेंस इज कॉल्ड ग्लैंड, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लैंड बोलते हैं। अब ग्लैंड दो तरह की होती हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड आर आल्सो कॉल्ड डक्टस ग्लैंड, क्योंकि वो पाइप से कनेक्टेड होती है, और जहां पे टारगेट होगा उसका, उस स्पेसिफिक टारगेट तक उस ग्लैंड से वो कनेक्ट करेगा उसको, उस ग्लैंड के सिक्रेशन को लेके जाएगा, ठीक है। जैसे सलाइवरी ग्लैंड जो है वो सलाइवा सीधा डायरेक्ट मुंह में सिक्रेट करती है, ठीक है। स्वेट ग्लैंड जो है स्वेट बॉडी से बाहर रिलीज करती है डायरेक्ट, टारगेट लोकेशन तक, मतलब जो होता है वो पाइप जो कनेक्ट करता है उस ग्लैंड को उस ऑर्गन से। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं वो डक्टलेस ग्लैंड होती हैं, उनको अपने सिक्रीशन को कहाँ पे डालना होता है, ब्लड के अंदर डालना होता है, मतलब ब्लड वेसल में। फिर उनके पास कीमोरिसेप्टर होते हैं, अपनी अपनी जगह पर जाके वो अपना अपना क्या करते हैं, काम करते हैं। तो ऐसे ऑर्गन, मतलब ऐसी ऐसे केमिकल, है ना, जो दूसरे वाले जो केमिकल थे उनको क्या बोलते हैं हम लोग, हार्मोन बोलते हैं, जो स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए सिक्रेट करे जाते हैं ग्लैंड के द्वारा। हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर सिंथेसाइज्ड बाय ग्लैंड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है, स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए सिंथेसाइज। समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। अब अलग अलग ग्लैंड अलग अलग तरीके के हार्मोन को सिक्रेट करती है, जैसे कि एड्रेनलिन ग्लैंड, मतलब एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रेट होता है एड्रेनल ग्लैंड के द्वारा। एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रेट होता है एड्रेनल ग्लैंड के द्वारा। एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रेटेड बाय एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड इज फाउंड ओवर द किडनी। एड्रेनल ग्लैंड जो होती है वो किडनी के ऊपर पाई जाती है, और एड्रेनलिन हार्मोन मैंने बताया था आपको इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है,
और फाइट और फ्लाइट की कंडीशन में इसका यूज होता है, हार्ट बीट को तेज कर देता है ताकि रेट ऑफ रेस्पिरेशन तेज हो सके। रेट ऑफ रेस्पिरेशन तेज हो जाएगी तो फिर एक्टिव ज्यादा हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट है आपका थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड। थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है वो किसके द्वारा सेक्रेट होता है, थायराइड ग्लैंड के द्वारा सेक्रेट होता है। एंड दिस थायरोक्सिन हार्मोन हेल्प्स इन मेंटेनिंग हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट एंड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन या फैट एंड प्रोटीन, ठीक है। इसके लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन बच्चों पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सेक्रेट होता है। ग्रोथ हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। ऑल्सो पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, व्हाई इट इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, बिकॉज इट सिक्रीट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेट करती है जो कि अलग अलग ग्लैंड को एक्टिवेट करने का काम करता है, अलग अलग ग्लैंड को एक्टिवेट करने का काम करता है। इसलिए जितने भी ग्लैंड होंगी वो एक्टिव होंगी प्रेजेंस ऑफ secretin hormone that is secreted by pituitary gland, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। तो ये जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो हमारी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इंसुलिन, इंसुलिन सेक्रेटेड बाय पैनक्रियास। पैनक्रियास बच्चों दोनों तरह की ग्लैंड होती है, एंडोक्राइन भी होती है और एक्सोक्राइन भी होती है। पैनक्रियास इज बोथ एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन की तरह करेगी तो इंसुलिन, एक्सोक्राइन की तरह होगा तो पैनक्रियाटिक जूस विच हेल्प्स इन डाइजेशन, ठीक है। समझ में आया। फिर उसके बाद आता है आपका टेस्टोस्टेरोन इन मेल एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल। टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो होते हैं, टेस्टोस्टेरोन मेल में सिक्रेट होता है और एस्ट्रोजन जो होता है वो किसमें सिक्रेट होता है, फीमेल में। टेस्टोस्टेरोन का काम होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स मेल के अंदर ग्रोथ करना, ठीक है, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। एंड फीमेल के अंदर होता है एस्ट्रोजन। ऑल्सो इन द डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म एंड एग, उसकी डेवलपमेंट में भी क्या करता है, ये हेल्प करता है। अच्छा, अब जितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हमारी बॉडी के लिए होते हैं, मतलब हमारी बॉडी की ग्रोथ जो होती है, हमारी बॉडी की जो फंक्शनिंग होती है, दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस हार्मोन। अगर ये हार्मोन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सिक्रेट हो जाए तो दिक्कत होगी, और ये हार्मोन अगर बहुत कम क्वांटिटी में सिक्रेट हो तब भी दिक्कत होगी, गलत टाइम पे सिक्रेट हो तब भी दिक्कत होगी, ठीक है। तो ये सुनिश्चित करना कि प्रिसाइज क्वांटिटी में और राइट टाइम पर हार्मोन सिक्रेट हो रहा है, इस प्रोसेस को बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। तो ये सुनिश्चित करना, ठीक है, कि प्रिसाइज क्वांटिटी में और राइट टाइम पे हार्मोन सेक्रेट हो रहा है, दिस प्रोसेस इज नोन एज फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म ये सुनिश्चित करता है कि हार्मोन जो है वो प्रिसाइज अमाउंट में हो रहा है, एट राइट टाइम हो रहा है। जैसे कि हम लोगों ने एग्जांपल लिया था, जब ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, जब ब्लड शुगर लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है, तो पैनक्रियास की सेल उसको डिटेक्ट करती हैं और इंसुलिन को सिक्रेट कर देती हैं। इंसुलिन को क्या कर देती है, सिक्रेट। ग्लूकोज इज नाउ कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन विच इज कॉम्प्लेक्स शुगर, ठीक है। अब जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रहा है, अगर ज्यादा इंसुलिन सिक्रेट हो जाएगा तो ग्लूकोज खत्म, मतलब कम हो जाएगा। ग्लूकोज बहुत ज्यादा कम हो जाएगा तो एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा, रेस्पिरेशन नहीं होगी। तो जैसे ग्लूकोज लेवल कम होता है तो नेगेटिव फीडबैक जाता है, ठीक है, पैनक्रियास को कि अब सिक्रेट करना बंद कर दो इंसुलिन को। इंसुलिन सिक्रेट होना क्या होता है, बंद हो जाता है। फिर जो ग्लूकोज लेवल होता है वो क्या हो जाता है, नॉर्मल होता है। तो इस तरीके से ये सिस्टम चलता रहता है और हमारी बॉडी के अंदर जो इंसुलिन का बैलेंस, मतलब ग्लूकोज का बैलेंस है, वो क्या रहता है, बना रहता है। तो यहाँ आप लोगों को चैप्टर खत्म हुआ, और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। कल हम लोग इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है।